सुनसान सड़क का साया वह सड़क गांव के बाहर शुरू होती थी और अंतहीन जंगलों में गुम हो जाती थी। कोई नहीं जानता था कि वह आखिर जाकर कहाँ मिलती है। लोग कहते थे कि वह सड़क कहीं नहीं जाती, बस चलती रहती है, अपने साथ चलने वालों को निगलती रहती है। उसका नाम था बंजारों का रास्ता, पर गांव वाले उसे सुनसान सड़क कहकर बुलाते थे। दिन में भी वहां सन्नाटा पसरा रहता, ऐसा सन्नाटा जो कानों में दर्द पैदा कर दे। और रात में तो उस सड़क पर जाना मौत को दावत देना था। 4 लोग थे जिन्होंने यह दावत स्वीकार की। पहला था राहुल, बड़े शहर से आया हुआ एक फोटोग्राफर जो अपने कैमरे में अजीबोगरीब और डरावनी जगहों की तस्वीरें कैद करने का शौकीन था। उसकी नजर में डर था और वह इस कला को अपने लेंस के जरिए दुनिया के सामने लाना चाहता था। उसे गांव वालों के डर को एक मिथक लगा, एक ऐसी कहानी जिसे उसकी तस्वीरें असली साबित कर सकती थीं। दूसरी थी प्रिया, राहुल की बचपन की दोस्त, जो अब एक साहसिक ब्लॉग लिखती थी। उसके पास राहुल का उत्साह तो नहीं था, पर एक गहरी जिज्ञासा जरूर थी। वह गांव की पुरानी कहानियों, लोक कथाओं को इकट्ठा करने आई थी, पर सुनसान सड़क की कहानी ने उसे चुनौती दी। वह सच जानना चाहती थी, चाहे वह कितना भी डरावना क्यों न हो। तीसरा था विजय, गांव का ही एक युवक जिसके परिवार पर सदियों से इस सड़क का एक अदृश्य साया मंडराता रहा था। उसके दादा उस सड़क पर गायब हुए थे। उसके पिता की मौत का कारण भी वही सड़क कहा जाता था, हालांकि डॉक्टरों ने दिल का दौरा बताया था। विजय डरा हुआ था, पर उसके मन में एक गुस्सा भी था। वह इस डर का अंत देखना चाहता था, इस रहस्य को सुलझाना चाहता था, चाहे इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर ही क्यों न चुकानी पड़े। और चौथा था बूढ़ा गोपाल, गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो अपनी जवानी के दिनों में एक बार उस सड़क पर गया था और बचकर लौटा था। पर कैसे, ये किसी को नहीं पता था। वह चुप रहता था। उसकी आंखों में हमेशा एक सिहरन भरी दूरी छाई रहती थी। विजय के परिवार से उसकी गहरी दोस्ती थी और विजय के जिद करने पर ही वह इस साहसिक यात्रा पर उनके साथ चलने को राजी हुआ। शायद अपने पुराने दोस्त के बेटे की रक्षा करने के लिए, या शायद अपने अतीत के एक दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करने के लिए। शाम ढल रही थी जब यह चौकड़ी गांव की सीमा पर पहुंची। हवा में ठंडक घुलने लगी थी और जंगल से आती हुई सड़क की ओर जाने वाला मार्ग सुनसान और वीरान पड़ा था। तय है ना? प्रिया ने अपने पीछे सिमटते हुए गांव को देखते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक खास किस्म का कंपन था। हमें वापस अब नहीं मुड़ना है, राहुल ने कहा, अपना कैमरा चेक करते हुए। यही तो वह जगह है जहां असली कहानी छिपी है। शहरों के भूत प्रेत तो सिर्फ किंवदंतियां हैं, पर यह ठोस है। विजय ने गहरी सांस ली। गोपाल चाचा, आप तैयार हैं? बूढ़े गोपाल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपनी लाठी को जमीन पर थपथपाया। तैयारी की बात नहीं है बेटा, उस सड़क पर जाने के लिए तैयारी नहीं, साहस चाहिए, और शायद एक तरह की मूर्खता। चलो। वे चल पड़े। सड़क की शुरुआत ही विचित्र थी। जहां गांव की मिट्टी की सड़क खत्म होती थी, वहां से यह काली चिकनी सड़क शुरू होती थी, जैसे किसी ने कोयले को पीसकर उसका लेप बनाया हो। उसे छूने पर वह गर्म महसूस होती थी, भले ही हवा ठंडी चल रही हो। क्या अजीब चीज है, राहुल ने कहा, नीचे झुककर सड़क को हाथ से टटोलते हुए। ये गर्म है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई विशालकाय जानवर सो रहा हो और यह उसकी त्वचा हो। चलते रहो, गोपाल की आवाज कर्कश थी। इसे बातें मत करो, इसे जगाओ मत। प्रिया ने एक ठंडा सिहरन महसूस किया। इसे जगाओ मत? आपका क्या मतलब? मेरा मतलब वही है जो मैंने कहा, गोपाल बोला, आगे बढ़ते हुए। यह सड़क सोई हुई है और हम उस पर चल रहे हैं। उसकी नींद में खलल डालना अच्छा नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल घना होता गया। पेड़ों की शाखाएं ऐसी लग रही थीं जैसे वे उन्हें पकड़ने के लिए बढ़ रही हों। हवा के बजाय अब एक स्थिर भारी सन्नाटा था, जिसे केवल उनके अपने कदमों की आहट भंग कर रही थी। और फिर एक और आवाज आई, धीमी, दूर, एक पहिए की छर्र छर्र की आवाज। वे लोग रुक गए। क्या था वह? प्रिया ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आंखें फैल गई। बैलगाड़ी, विजय ने कहा, अपने कानों को तनिक ऊपर उठाते हुए। पुराने जमाने की लकड़ी की बैलगाड़ी के पहिए की आवाज। पर आसपास कोई बैलगाड़ी नहीं थी। सड़क सीधी और साफ दिख रही थी।
कोई मोड़ नहीं था जहां से कोई गाड़ी आ सकती। यहाँ कोई नहीं है, राहुल ने कहा, पर उसकी आवाज में पहले जैसा विश्वास नहीं था। चलो, गोपाल ने कहा। उसकी मुट्ठियां और लाठी पर सफेद हो गई थीं। आगे चलो और आवाज़ों के लिए मत रुको, वे सिर्फ आवाज़ें हैं। लेकिन आवाज़ें बंद नहीं हुई। कभी दूर से बैलगाड़ी के पहिए की, कभी किसी के धीमे कदमों की, कभी किसी की सिसकियों जैसी। हवा में एक गंध आनी शुरू हुई, मिट्टी और सड़े हुए फूलों की, जैसे कोई पुरानी कब्र खुल गई हो। रात होने लगी थी, अंधेरा घना होता जा रहा था और उनके पास सिर्फ 2 टॉर्च थे। टॉर्च की रोशनी उस घने अंधेरे को चीरने के लिए पर्याप्त नहीं लग रही थी। हमें रुकना चाहिए, प्रिया ने कहा। उसका डर अब स्पष्ट था। यह सही नहीं लग रहा। रुकना भी उतना ही खतरनाक है, गोपाल ने कहा। इस सड़क पर रुकना मत, यह तुम्हारी शक्ति को चूस लेती है। चलते रहो। तभी राहुल की टॉर्च की रोशनी ने सड़क के किनारे कुछ चमकता हुआ दिखाया। वह एक पुराना जंग लगा हुआ घंटा था जो एक टूटे हुए लकड़ी के खंभे से लटका हुआ था। वह घंटा इतना पुराना लग रहा था जैसे सदियों से वहां हो। देखो यह, राहुल ने कहा घंटे के पास जाकर। उसने उसे छुआ। घंटे ने एक मंद खोखली आवाज की जो हवा में घुलती चली गई, मानो उसे किसी गहरी कुंड में फेंक दिया गया हो। उसे छुओ मत, गोपाल चिल्लाया, पर तब तक देर हो चुकी थी। घंटे की आवाज खत्म होते ही सन्नाटा और गहरा हो गया और फिर एकदम से उन्हें लगा जैसे सड़क ने सांस ली है। उसके नीचे से एक हल्की सी हलचल हुई, जैसे कोई विशालकाय सांप जाग गया हो। क्या था वह? विजय ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। गोपाल की सांसें तेज हो गई थीं। मैंने कहा था ना, उसे जगाओ मत, अब दौड़ो। उन्होंने दौड़ना शुरू किया। टॉर्च की रोशनी अंधेरे में इधर उधर भागती रही। उनके कदम उस गर्म चिकनी सड़क पर थप थप की आवाज कर रहे थे। पीछे से आवाजें आनी शुरू हुईं, वही बैलगाड़ी की आवाज, पर अब तेज और नजदीक, और उसके साथ एक नई आवाज, ऐसी आवाज जैसे कोई भारी चीज सड़क पर घसीटी जा रही हो। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा। टॉर्च की किरणों ने एक झलक पकड़ी, एक धुंधली मानवाकृति जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी, पर उसके पैर जमीन को छूते नहीं दिख रहे थे। वह हवा में तैरती हुई आ रही थी। वहां कोई है, वह चीखी। मत देखो, गोपाल चिल्लाया। आगे देखो और दौड़ो। पर दौड़ना मुश्किल हो रहा था। सड़क अब उनके पैरों के नीचे से हिलने लगी थी, जैसे वह जेली बन गई। उसकी गर्मी और बढ़ गई थी और अब उससे एक गंध आ रही थी, जले हुए मांस और पुरानी हड्डियों की। राहुल ने पीछे देखा तो वह आकृति और नजदीक थी। अब वह साफ दिखाई दे रही थी। वह एक औरत थी। उसके लंबे उलझे बाल थे और उसकी आंखों की जगह खाली काले छेद थे। उसके मुंह से एक अवर्णनीय दर्द भरी कराह निकली। वह औरत सीधा राहुल की ओर बढ़ रही थी। राहुल चीखा और फिसलकर गिर पड़ा। उसका कैमरा उसके हाथ से छूटकर सड़क पर जा गिरा। उसी पल सड़क ने जैसे उसे निगल लिया। कैमरा उस चिकनी काली सतह में धंसता चला गया और गायब हो गया। मेरा कैमरा! राहुल चिल्लाया। छोड़ दो उसे, विजय ने कहा, उसे खींचकर उठाते हुए। तुम अपनी जान बचाओ। वे फिर दौड़े, पर अब वह औरत उनसे महज 10 कदम की दूरी पर थी। उसकी कराह ने अब उनके कानों के भीतर तक गूंज रही थी, जैसे वह उनके दिमाग में बोल रही हो। तभी गोपाल रुका। उसने अपनी लाठी उठाई और उस औरत की ओर मोड़ी। पीछे हटो, उसने गरजते हुए कहा। ये बच्चे हैं, इन्हें जाने दो। पर औरत नहीं रुकी। वह सीधा गोपाल की ओर बढ़ी। गोपाल ने अपनी लाठी से उसे वार करने की कोशिश की, पर लाठी सीधा उसके शरीर से होकर निकल गई, जैसे वह धुंध हो। औरत ने एक झटके में गोपाल को जकड़ लिया। गोपाल चीखा, एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं बल्कि किसी जानवर की लग रही थी। उसका शरीर सिकुड़ने लगा, जैसे उस औरत उसे सड़क में खींच रही हो। काले चिपचिपे पदार्थ ने उसे ढक लिया और सेकंड्स में गोपाल गायब हो गया। सिर्फ उसकी लाठी जमीन पर पड़ी थी। गोपाल चाचा, विजय चीखा, पर देखने लायक कुछ नहीं बचा था। वह औरत भी गायब हो चुकी थी। सड़क फिर से शांत हो गई थी। सिर्फ उसकी गर्मी और गंध बाकी थी। तीनों हाँफ रहे थे, आतंक से स्तब्ध। उनका मार्गदर्शक, उनकी सुरक्षा की कड़ी, उनकी आंखों के सामने गायब हो गया था। वह उसे ले गई। प्रिया रोने लगी। उसने उसे मार डाला। नहीं, विजय ने कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह उसे नहीं मारती,
वह उसे सड़क में मिला देती है। वह अब इसका हिस्सा बन गया है। राहुल कांप रहा था। उसका कला का शौक अब एक जीवंत नाइटमेयर बन चुका था। हमें वापस जाना होगा अभी। पर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रास्ता वैसा नहीं था जैसा उन्होंने छोड़ा था। पीछे की सड़क अब घुमावदार हो गई थी और उस पर भी वही काले धुंधले आकार तैरते हुए दिख रहे थे। पीछे जाने का रास्ता भी बंद हो चुका था। हम फंस गए हैं, विजय ने कहा। आतंक में? अब आगे ही जाना है। शायद इसका कोई अंत है। वे मजबूरी में आगे बढ़े, अब धीमे, थके हुए, टूटे हुए। डर अब उनकी रगों में दौड़ रहा था। हर पल, हर आवाज, हर हवा का झोंका उन्हें मरने के कगार पर ले जाता फील्ड। कुछ घंटे बाद या शायद कुछ मिनट, समय का अब कोई अर्थ नहीं था, उन्होंने सड़क के किनारे एक और चीज देखी। यह एक पुरानी जर्जर झोपड़ी थी जो लगभग पूरी तरह से जंगल में घुल मिल गई थी। उसके दरवाजे पर वही घंटा लटका हुआ था जैसा उन्होंने पहले देखा था। अंदर चलो, विजय ने कहा। बाहर और भी हैं। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में देखा। दूर दूर तक सड़क पर अब दर्जनों धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थीं। सभी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वे झोपड़ी के अंदर दाखिल हुए। अंदर की हवा सड़क से भी ज्यादा भारी और बासी थी। धूल की मोटी परतें थीं और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, ऐसे निशान जैसे किसी ने कीचड़ से कोड लिखे हों। तभी राहुल की नजर एक पुरानी चमड़े की डायरी पर पड़ी जो एक टूटी हुई मेज पर पड़ी थी। ये देखो, उसने कहा उसे उठाते हुए। डायरी के पन्ने पुराने और भुरभुरे हो चुके थे, पर लिखावट अभी भी पढ़ी जा सकती थी। ये गोपाल की डायरी थी। विजय और प्रिया ने भी उसे पढ़ना शुरू किया। पन्ने पलटते हुए उनकी सांसें रुकती चली गईं। डायरी में गोपाल की पहली और आखिरी यात्रा का वर्णन था जो उसने 50 साल पहले की थी। और फिर उन्हें सच का पता चला। यह सड़क किसी की थी ही नहीं। यह कोई सड़क नहीं थी। यह एक प्राणी था, एक प्राचीन भूखा प्राणी जो अपने शिकार के लिए एक जाल की तरह बिछा हुआ था। यह उन लोगों को आकर्षित करती थी जो डर से भागते थे, जो रहस्यों के पीछे भागते थे। यह उनकी डर की ऊर्जा से पलती थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि इस प्राणी को खिलाने के लिए गांव के लोगों ने एक समझौता किया हुआ था। हर साल वे एक व्यक्ति की बलि देते थे, एक ऐसे व्यक्ति की जो गांव के लिए एक बोझ बन चुका हो या फिर एक बाहरी व्यक्ति। उस व्यक्ति को इस सड़क पर भेज दिया जाता और सड़क उसे निगल लेती। गोपाल की डायरी के आखिरी पन्नों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। 50 साल पहले बलि देने के लिए चुना गया व्यक्ति विजय का दादा था, पर विजय का दादा गोपाल का सबसे अच्छा दोस्त था। गोपाल उसे बचाने के लिए सड़क पर गया। एक भयानक संघर्ष के बाद गोपाल भागने में कामयाब हो गया, पर विजय का दादा सड़क का शिकार हो गया। पर समझौते के अनुसार सड़क को एक आत्मा चाहिए थी। अगर कोई बच जाता तो उसके परिवार पर एक अभिशाप रह जाता। सड़क उसके परिवार की आत्माओं की तब तक भूखी रहती जब तक वह उन सबको न निगल ले। गोपाल ने अपनी जान बचाई थी और इसकी कीमत विजय के परिवार ने चुकाई थी। विजय के पिता की मौत कोई दिल का दौरा नहीं था, वह इसी सड़क का शिकार हुआ था। और अब विजय की बारी थी। गोपाल इसीलिए उनके साथ आया था। वह इस अभिशाप को खत्म करना चाहता था, या शायद अपने पुराने दोस्त के बेटे को बलि चढ़ाकर सड़क को खुश करना चाहता था ताकि वह शांत हो जाए। डायरी का आखिरी वाक्य था, मैंने उसे बचाया पर मैंने उसका परिवार मार डाला। अगर मैं फिर से उस रास्ते पर जाऊं तो मैं या तो उसके बेटे को बचाऊंगा या उसे अपनी जान देकर इस अभिशाप को खत्म करूंगा। विजय डायरी को पढ़कर कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, गुस्सा था। उसने ऐसा किया। उसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। वह तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में यकीन नहीं था। तभी झोपड़ी के बाहर उन्हें वही आवाज फिर सुनाई दी, बैलगाड़ी के पहिए की छर्र छर्र। पर अब वह बहुत नजदीक थी। दरवाजा धम्म से खुला। वहां खड़ा था गोपाल, पर अब वह वैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके मुंह से वही जली हुई मांस की गंध आ रही थी। वह मुस्कुरा रहा था, एक भयानक विकृत मुस्कान। तुम सच जान गए। उसकी आवाज अब दोहरी थी, एक उसकी अपनी और दूसरी किसी गहरी भयानक चीज की। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे परिवार की कीमत पर मैं जिंदा रहा। तुमने
ऐसा क्यों किया? विजय गरजा। डर बेटा, गोपाल ने कहा एक कदम आगे बढ़ते हुए। तुम्हारे दादा ने डर कर मेरी मदद मांगी। मैंने डर कर उसे बचाने की कोशिश की और डर ने ही मुझे बचने का रास्ता दिखाया। तुम्हारे दादा को छोड़कर डर ही इस सड़क की भाषा है। और अब समय आ गया है कि मैं अपना कर्ज चुकाऊं। क्या मतलब? राहुल ने पूछा पीछे हटते हुए। सड़क ने मुझे जिंदा छोड़ दिया, पर इसके बदले मुझे एक चौकीदार बनना पड़ा। गोपाल की आवाज में रेंगती हुई खुशी थी। मैं नए शिकार लाता हूँ, मैं उन्हें इसकी ओर लेकर आता हूँ, और तुम एक दावत हो। विजय, तुम तो पहले से ही इसकी थाली में हो, और इन दो बाहरी लोगों के साथ यह सदियों तक शांत रहेगा। मैं अंततः आजाद हो जाऊंगा। यही था वह विश्वासघात। गोपाल उन्हें बचाने नहीं, बल्कि बलि चढ़ाने लाया था। गोपाल ने आगे बढ़कर विजय का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी और लोहे जैसी मजबूत थी। चलो बेटा, तुम्हारे पिता और दादा का इंतजार हो रहा है। वे तुम्हें देखने को बेताब हैं। विजय चीखने लगा, अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए। राहुल और प्रिया ने आगे बढ़कर उसे खींचा, पर गोपाल की ताकत अमानवीय थी। तभी प्रिया की नजर उस घंटे पर पड़ी जो दरवाजे पर लटका हुआ था। उसने एक आखिरी बेताब कोशिश की। उसने घंटे को जोर से बजाया। घंटे की आवाज गूंजी, और इस बार वह तेज और साफ थी। गोपाल चीखा और विजय का हाथ छोड़कर पीछे हट गया, जैसे उस आवाज ने उसे जला दिया हो। उसके काले आईज में एक पल के लिए पुराने गोपाल की डरती हुई चमक दिखाई दी। भागो! उसने चीख कर कहा, अपने ही अंदर की चीज से लड़ते हुए। इस घंटे की आवाज, ये इसका वीक स्पॉट है। भागो और घंटा बजाते रहो। यह गोपाल का असली स्वयं था। एक पल के लिए प्रकट हुआ। तीनों झुपड़ी से बाहर भागे। प्रिया ने घंटा तोड़कर उठा लिया और बेताबी से बजाना शुरू कर दिया। घंटे की आवाज में कुछ जादुई था। जैसे ही वह आवाज गूंजती, आसपास की धुंधली आकृतियां पीछे हट जाती और सड़क की गर्मी कम होती फेल्ट। वे पीछे की ओर भागे। प्रिया लगातार घंटा बजाती हुई। रास्ता अब सीधा दिखाई दे रहा था, पर तभी सड़क ने एक लास्ट ट्राई की। उनके सामने की सड़क उभरने लगी और उससे 3 आकृतियां बननी शुरू हुईं। विजय के दादा, विजय के पिता और गोपाल। वे तीनों मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं और वे हाथ बढ़ाकर उन्हें बुला रहे थे। विजय बेटा, आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। विजय के पिता की आवाज एक सिसकी की तरह आई। विजय रुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, नहीं! राहुल ने चिल्लाकर उसे खींचा। वो नहीं है, भागो! प्रिया ने घंटे को और जोर से बजाया। आकृतियां कुछ पल के लिए धुंधली पड़ गईं और वे उस गैप से भाग निकले। वे तब तक भागते रहे जब तक कि उनके पैरों तले की सड़क की फील नहीं बदल गई। चिकनी गर्म सड़क अचानक साधारण ठंडी मिट्टी में बदल गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वह सुनसान सड़क अब वहां नहीं थी। उसकी जगह एक साधारण उबड़ खाबड़ पगडंडी थी जो जंगल में जा रही थी। वे गांव की सीमा पर खड़े थे, हाँफ रहे थे, आधे मरे हुए से। पर उनकी जीत अधूरी। प्रिया के हाथ में वह घंटा अब भी था, पर अब वह सामान्य लग रहा था। विजय सदमे में था। उसकी आंखों में अपने परिवार की धुंधली इमेजेस तैर रही थी। और राहुल ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसने महसूस किया एक छोटी चिकनी गर्म चीज। उसने उसे निकाला। यह उसका कैमरा लेंस था, वही लेंस जो सड़क में गायब हो गया था। वह पूरा का पूरा तो नहीं था, बस टूटा हुआ काला हो चुका लेंस था जिसमें से जली हुई मांस की गंध आ रही थी। उसने हैरानी से लेंस को देखा। तभी लेंस के ब्लैक सरफेस पर एक झलक दिखाई दी। गोपाल की विकृत मुस्कान जो एक पल के लिए दिखकर गायब हो गई। राहुल ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज गले में अटक गई। उन्होंने महसूस किया यह खत्म नहीं हुआ था। सड़क ने उन्हें जाने दिया था, पर उनमें से हर एक के साथ उसका एक हिस्सा चला आया था। विजय के साथ उसका अभिशाप, प्रिया के साथ वह घंटा जो अब एक चेतावनी नहीं बल्कि एक निमंत्रण था, और राहुल के साथ वह लेंस जो अब दुनिया को नहीं बल्कि सड़क की आत्माओं की दुनिया को दिखाएगा। वे गांव की ओर चल पड़े